सभी को नमस्कार और कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कुछ क्लासों में और जो अपन ने सिलेबस का एनालाइज किया था उसमें भी मैंने कहा था कि अपन इससे संबंधित जो परीक्षा में सवाल आते हैं या जो आए हैं सवाल उन पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और उसमें मैंने यह भी कहा था कि कुछ आपको कॉपीज़ दिखाई जाएगी कि किसने किस तरह से लिखा और उसे आरपीएससी ने कितने नंबर दिए और हमें उस आंसर को कैसे लिखना था, है ना। इसके 2-3 स्टेप रहेंगे। पहले जो अपन सवाल है आरपीएससी में आया है उसे देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है कि किसी ने लिखा है आंसर तो वह कैसा लिखा है, इसलिए 2 कॉपी के नमूने मैं दिखाऊंगा और फिर अंत में ये बताऊंगा कि वास्तव में उत्तर है वो क्या होना चाहिए। इससे हमें यह मदद मिलेगी कि हमें आंसर कैसे लिखना है और शुरुआत किस तरह से करनी है, फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, ताकि हमें अधिक मार्क्स है वो प्राप्त हो सकें। तो अपन शुरू करेंगे। अभी जो है वो मैं 2013 के जो आरएएस मुख्य परीक्षा थी उसके सवाल लेके आया हूँ और वह लोक प्रशासन के 2013 PYQ, और उसमें भी 2 मार्क्स के सारे ही सवाल हैं। ठीक है, यह ध्यान रखें 2 मार्क्स के जो सवाल थे वह इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल पढ़िए। पहले सवाल में यह है कि प्राधिकार के प्रत्यायोजन का क्या अभिप्राय है और यह विकेंद्रीकरण से किस प्रकार भिन्न है। इसमें अब आप देखेंगे तो प्रश्न है 2 टुकड़ों में डिवाइड है। पहला तो ये समझाना है कि प्रत्यायोजन क्या है, यानी सत्ता या प्राधिकार का जो प्रत्यायोजन है वह क्या है, और दूसरा यह है कि यह विकेंद्रीकरण से किस तरह से भिन्न है। अब इसमें अपन जब शुरुआत करेंगे आंसर लिखने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि हमें 100 शब्दों में लिखना है या 200 शब्दों में लिखना है। केवल 15 वर्ड्स में या 20 वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो अपन क्या करेंगे कि इनको जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कॉमा कॉमा में लिख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास परिभाषा लंबी है तो फिर लग सकते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो पहला है कि प्राधिकार के प्रत्यायोजन का क्या अभिप्राय है। पहली बात तो ये है कि सत्ता क्या है या प्राधिकार क्या है। तो जैसे मान लीजिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, किसी भी संस्थान में है, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी हो, कुछ भी हो, उसमें जो भी मुख्य जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास कई सारे काम होते हैं। नियोजन से संबंधित होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित होते हैं, नीति निर्माण से संबंधित काम होते हैं। तो इतने सारे कार्यों को वह अकेला तो नहीं कर सकता, है ना, अकेला तो नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है, कुछ कार्यों का अधिकारों सहित, है ना, इस वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूं कि कुछ कार्यों का अधिकारों सहित अपने अधीनस्थों को सौंप देता है, जिससे वो क्या कर सकें, जो अपने विशिष्ट कार्य हैं, जो नियामकीय कार्यों से अलग जो कार्यकारी है कार्य या फिर नीति निर्माण से संबंधित कार्य हैं, उनको वह अच्छी तरह से कर सके और उन पर ध्यान दे सकें, है ना। तो एक तो ये तो होगी समझने की बात कि प्रत्यायोजन क्या है, या जिसको भारार्पण भी कहते हैं, है ना। तो यह क्या है, तो अपन ने ये समझने की कोशिश की। तो हम क्या लिखेंगे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने कुछ कार्यों का अपने अधीनस्थों को विभाजित कर देना या फिर उनको सौंप देना अधिकारों सहित। ठीक है, जिससे वह विशिष्ट कार्यों पर नज़र दे सके या ध्यान दे सके। दूसरा कि यह विकेंद्रीकरण से किस तरह भिन्न है। अब विकेंद्रीकरण कर दिया कि कुछ शक्तियां इस तरह से परमानेंटली स्थायी रूप से किसी को दे दी, जैसे ग्राम पंचायत है उसको कुछ शक्तियां हैं वह
उससे प्रदान कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा कि ये कार्य हैं वो ग्राम पंचायत है वह करने के लिए सक्षम है। और वहाँ ये होता है कि उत्तरदायित्व भी उसी संस्था का होता है जिस पर विकेंद्रीकरण से शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे कि ग्राम सेवक को दे दी, अब ग्राम सेवक काम करेगा तो वह अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए एक कलेक्टर ने नामांतरण की शक्ति है वो तहसीलदार को दे दी है, अब तहसीलदार ने गलत नामांतरण कर दिया है या इस तरह का कोई कार्य दे दिया है जो गलत हो गया है, तो उसका उत्तरदायित्व है वह अंततः कलेक्टर पर भारित होगा। तो इस तरह से ये सवाल था। अब इसमें कुछ जवाब है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसके जवाब दिए गए। अब देखिए ये दिया गया है कि अपने अधिकारों को समय, शक्ति तथा विशिष्टता के अभाव में अन्य को सौंपना। अब यहाँ क्या लिखना था, अन्य की जगह अधीनस्थ लिखना था, है ना। क्या लिखना था, अधीनस्थ, जिससे कि अच्छी तरह से उसको समझ में आ सके कि वास्तव में क्या लिखना चाहिए था। यहाँ अन्य की जगह लिखना था अधीनस्थ, ठीक है। और यहाँ इनको आधा नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी आधा नंबर दिया गया है, मतलब 1 नंबर दिया गया है। जैसे ये तो 1 नंबर का था और यह भी 1 नंबर का, मतलब 2 नंबर का था, जिसमें से इनको आधा आधा दिया गया है, आधा इसमें दिया गया है, आधा इसमें दिया गया है। आगे तो सही लिखा है कि अपने अधिकारों को, यहाँ अधिकार नहीं लिख सकते, यहाँ शक्तियां लिख सकते थे कि अपने शक्तियों का प्रत्यायोजन किस तरह से, मतलब किसको किस तरह से देना, ये शब्द सही लिखे हैं, समय, शक्ति या विशिष्टता के अभाव में। ये भी इतना भी जैसा विश्लेषण किया गया था वैसा भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें आधा नंबर दिया है। और विकेंद्रीकरण में उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाता है जबकि प्रत्यायोजन में नहीं, ये काफी सही लिखा है। तो इसमें आधा और आधा 1 नंबर इस सवाल में दिया गया है। अब दूसरा इसमें देखते हैं कि दूसरे सवाल में, इसी सवाल में दूसरे कैंडिडेट को क्या दिया गया है। यह परिभाषा लिखी गई है कि प्रत्यायोजन कार्यभार की अधिकता, ये सही लिखा हुआ है, अधिकता, समय की कमी, यह भी सही लिखा हुआ है, कर्मचारियों के सहयोग के लिए उच्चस्थ अधिकारी का अधीनस्थ अधिकारी को कुछ अधिकारों का हस्तांतरण होता है। लेकिन यहाँ यह लिखना था कि उच्चस्थ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को शक्तियों का इस तरह से बंटवारा करना कि कुछ उसके पास अधिकार हो और अंततः जो उत्तरदायित्व है वह खुद के पास हो, ठीक है। और यह उत्तरदायित्व हस्तांतरण के आधार पर विकेंद्रीकरण से भिन्न है। केवल एक लिखा है कि उत्तरदायित्व के आधार पर यह भिन्न है, बाकी कोई भिन्न नहीं है। इस तरह से लिख के गोलमाल किया गया है, तो इसमें 1 नंबर दिया गया है, इसमें भी 1 नंबर दिया गया है ना। अभी भी हम इस परफेक्टनेस के नजदीक नहीं आए कि वास्तव में आंसर अपन ने सही लिखा है गलत लिखा है। हम आंसर को गोलमोल लिख देते हैं, सटीक भाषा में नहीं लिखते हैं, और जो वर्ड वो चाहता है वह वर्ड नहीं आता है कीवर्ड, तब तक हमें नंबर पूर्ण तरह से नहीं मिल पाते हैं। फिर अगला देखते हैं कि होना क्या चाहिए। अब देखिए ये आंसर लिखा हुआ है कि प्राधिकार का प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्चाधिकारी अपने कुल कार्य को स्वयं तथा अपने अधीनस्थों के मध्य वितरित करता है। ये सही लिखा हुआ है, जिससे कि कार्यात्मक और प्रबंधकीय विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सके, है ना। ये आ गया ना कि क्यों किया जाना चाहिए, जिससे कि वह विशिष्टीकरण और विशिष्ट कार्यों पर नजर दे सके। प्रत्यायोजन में अंतिम उत्तरदायित्व उच्चाधिकारी के पास होता है, ठीक है, जबकि विकेंद्रीकरण में अंतिम उद्देश्य अधीनस्थों के पास होता है। यह अंतर लिखना था, अगले में लिखा हुआ था आंसर में, इसलिए उसको 1 नंबर पूरे में से दे दिए। दूसरा है प्रत्यायोजन अस्थायी जबकि विकेंद्रीकरण होता है वह स्थायी होता है। तो इस तरह से ये पूर्ण आंसर है। इसमें यदि इस तरह से लिखा हुआ होता तो इसमें वह यह गुंजाइश रहती कि कम से कम वह 2 नहीं तो 1.5 नंबर तो दे ही सकता था, है ना। आधा कटता तो देखते, लेकिन संभावना ये बनती है कि इसे पूर्ण नंबर मिल सकते थे। जैसा कि कुछ लोगों ने ऐसा कैसा लिखा है उनको दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है
कि जो भी सवाल पूछा जाता है उसकी कीवर्ड्स अपन को ध्यान होने चाहिए और उसके सारे ही पहलू अपन को ध्यान होने चाहिए, है ना। अगले सवाल पे डिस्कशन करते हैं। इसका दूसरा सवाल था कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम CSR कहते हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच अंतर समझाइए, है ना। अब ये भी 2 नंबर का ही है, 15 वर्ड्स में तो समझाना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको ऐसा कर सकते थे कि CSR और इधर CG हो सकता था, इस तरह से हम इनके लिख सकते थे। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, अब तो CSR अधिनियम 2013 बन गया है, CSR अधिनियम 2013, जिसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना लाभ होना चाहिए, औसत लाभ का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व में लगाना चाहिए, ऐसी काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, है ना। अब देखते हैं कि CSR क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी है, वह समाज में रहकर ही अपना जो व्यवसाय है वो बढ़ाते हैं, उसके बाद समाज में ही अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे पॉल्यूशन है या फिर गड़बड़ियाँ हैं, जालसाजी है, वह जनता के साथ में ही रहकर करती है। तो उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि कुछ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वह अपना टर्नओवर का कुछ भाग है विकासात्मक कार्यों में लगाएं, या फिर जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा या फिर शिक्षा, ऐसे कार्यों में लगाएं जिससे समाज भी ऊपर उठ सके, है ना। तो यह है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वह चीज़ है या वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत ये होता है कि कंपनियों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, नैतिकता, ऐसे गुण आने चाहिए जिससे स्टेक होल्डर्स है या शेयर धारक है उनको अधिक से अधिक लाभ हो और वह जालसाजी और इस तरह की गड़बड़ियों से उन्हें बचाना होता है। अब यह उत्तर लिखना था। अब देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स ने कैसे आंसर लिखे हैं। आप समझ रहे होंगे, जैसे CSR में तो क्या आ गया कि शिक्षा, पेयजल, इसमें पैसा लगाना होता है, ठीक है, उनकी सहायता करनी होती है। लेकिन यहाँ है कि नैतिक जो मापदंड है उनको लागू करना होता है, ठीक है, जिससे कंपनियां जालसाजी है या अनियमितता है, इरेगुलरिटीज नहीं करें। अब आंसर देखते हैं कि किस तरह के आंसर लिखे हैं। अब देखिए इस आंसर को कि उद्योगों का समाज के प्रति दायित्व, इतना लिखा है, फिर लिखा है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन के समान चलाना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसमें पढ़ने वाला सही तरह से मुझे नहीं लगता कि वह इसे समझ गया होगा। आप इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करें कि उद्योगों का समाज के प्रति दायित्व, ये तो ठीक लिखा है, ठीक है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब इसने समझने की कोशिश करें तो उसने ये सोचा है कि मैं एक ही लाइन में इसको पूर्ण कर दूं। दूसरा है तथा सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन के समान चलाना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। हालांकि यह भी सही है कि निजी प्रशासन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें इस तरह की इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है, तो उनको एक परिभाषा मैंने ये भी देखी थी, ठीक है, तो इसका भी सही है। लेकिन इसको आधा नंबर दिया गया है यहाँ पर भी और आधा नंबर ये यहाँ पर भी, मतलब अभी भी पूर्ण नहीं है आंसर। जगह दी गई है लेकिन पूर्ण रूप से आंसर नहीं दे पाए हैं। अगले कैंडिडेट ने क्या लिखा है ना, आप सोचिए, साथ साथ में आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, और आप इस वीडियो को भी पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं और उसके बाद में सोच सकते हैं कि मेरे आंसर से और जो कैंडिडेट्स ने आंसर लिखे हैं उनसे और जो आगे आंसर ओरिजिनली वैसा होना चाहिए जो मॉडल आंसर लिखा गया है उसमें कितना फर्क है ना। अब इसमें क्या लिखा है, कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा समाज के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। ये तो ठीक है कि कल्याणकारी कार्यों तक तो सही है कि कल्याणकारी कार्यों के लिए लगाया जाए, इसे कहते हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण आंसर नहीं कह सकते इसको भी। जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेयर धारकों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता के लिए प्रबंधन है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन अभी भी
कितना नंबर दिया गया है? ओनली 1 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी ये आंसर पूर्ण नहीं है और न ही अभी इसका प्रेजेंटेशन सही है। दोनों ही कैंडिडेट्स को हमने देखा, इसमें प्रेजेंटेशन भी सही नहीं है, प्रेजेंटेशन में कमी है। ठीक है, और पॉइंट्स और ऐड हो सकते थे यदि हम क्या करते, कॉमा कॉमा लगाते या इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते। तो हमें इस फॉर्मेट में लिखने की ज़्यादा कोशिश करना है जिससे ज़्यादा पॉइंट्स आ सकें। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन भी सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। ये देखिए आंसर, अपने आंसर से मिला भी सकते हैं कि मेरा आंसर कैसा है और यहाँ कैसा लिखा गया है। अब इसमें कितने पॉइंट्स आ गए? 3-3 पॉइंट्स आ गए। अब वो चाहकर भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कंपनी द्वारा समाज कल्याण का कार्य करना, नंबर 1 चीज आ गई। ठीक है, इसमें क्या आया है सामने? कंपनियों में हो रही अनियमितताओं, जालसाजी से शेयरधारकों को बचाना, एकदम क्लियर है ना, दोनों फर्क। दूसरा क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य, बाल श्रम और पर्यावरण संरक्षण, व्यवसाय में पारदर्शिता, इस तरह के क्षेत्र। इसमें उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ और शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार। ठीक है, फिर व्यवसाय में भागीदारी और उत्तरदायित्व का समावेश। इसमें क्या है? व्यवसाय में नैतिक कर्तव्यों और मानवीय मूल्यों का समावेश करना। दोनों में क्लियर अंतर हो गया। अब आपने जो आंसर लिखा है उसको मिलान कीजिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है नियंत्रण का क्षेत्र की विवेचना करें। अब देखिए नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, आप सोचिए। नियंत्रण का क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र वह होता है कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ अधिकारी, उस संख्या से आप ले सकते हैं कि कितनी संख्या पर वह प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण रख सकता है। उसका पर्यवेक्षण भी कर सकता है, उनका निरीक्षण भी कर सकता है और उनसे रिपोर्टिंग भी ले सकता है कि आपने क्या क्या कार्य किए, है ना। एक ऐसे उदाहरण से समझिए कि एक टीचर है, वह कितने टीचर्स पर नियंत्रण रख सकता है? ज़्यादा 10, 20, 25, 30। लेकिन इसमें भी कई फैक्टर्स हैं जिससे वह उन पे अधिक पे नियंत्रण रख सकता है। लेकिन एक स्कूल में 100 से 200 टीचर है और अकेला प्रिंसिपल है, तो वह उन पे नियंत्रण नहीं रख सकता प्रभावी ढंग से। हाँ, नियंत्रण रख सकता है, उनको नोटिस दे सकता है, उनकी चार्जशीट दे सकता है, बट पूरी तरह से वह नियंत्रण प्रभावशाली तरीके से नहीं रख सकता। तो यह एक सिद्धांत है, संगठन के सिद्धांत उसमें है। जैसा कि अपन ने पहले सिलेबस का एनालाइज किया था, तो उसमें भी यह टॉपिक था कि नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है। वैसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें आंसर्स क्या क्या दिए गए हैं और क्या लिखा है, विवेचना कीजिए। सिर्फ आपको आंसर नहीं लिखना है, इसका और भी कुछ लिखना है, वह हम आगे देखेंगे। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा काट दिया गया है और नंबर दे दिया 0, है ना। अब पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, कार्यों को एक लक्ष्य के अनुरूप करवाना, निर्देश देना तथा जांच करना ही नियंत्रण का क्षेत्र है। क्या हमने जस्ट देखा था, विश्लेषण किया था, उससे ये मेल खाता है? नहीं खाता, इसलिए सीधा सीधा काट दिया और 0 नंबर दे दिया गया। अब देखिए अगले कैंडिडेट ने क्या लिखा है। अगले ने नियंत्रण का क्षेत्र से अभिप्राय उच्चस्थ अधिकारी द्वारा कितने अधीनस्थों को आदेशित करने की शक्ति होगी। यह भी नहीं है, क्योंकि वह उस संख्या को कहता है कि वो प्रभावशाली ढंग से कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन यहाँ इसे समझ में नहीं आया कि वास्तव में कैंडिडेट क्या लिखना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है, इसलिए इसमें भी 0 दे दिया गया। ठीक, अब आंसर क्या होगा मॉडल आंसर में देखते हैं। आप इससे पहले लिख सकते हैं अपने मॉडल आंसर्स और उनको हल करके इनसे मिलान भी कर सकते हैं। नियंत्रण के क्षेत्र से आस्य, यह अपन लिख भी सकते थे और नहीं भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इतना जो स्पेस है वह बचा सकते हैं और टाइम भी बचेगा। अधीनस्थ
कर्मचारियों की उस संख्या से हैं जिस पर उच्चाधिकारी प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। यानी यह कर्मचारियों की संख्या को बताता है कि ये संख्या क्या होनी चाहिए, उस संख्या को बताता है कि इतनी संख्या पर एक उच्चाधिकारी है, वह नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से, ये आपका कीवर्ड्स आना चाहिए। यानी यहाँ कीवर्ड्स क्या क्या आ गए, एक तो अधीनस्थ कर्मचारी और एक उस संख्या से और फिर उच्चाधिकारी प्रभावशाली और नियंत्रण रख सकता है। अब विवेचना थोड़ी सी उसके कुछ पक्षों पे भी देखते हैं कि किसी संगठन के कार्य की गुणवत्ता उसके कारगर नियंत्रण में है, ये तो अपन को भी पता है ना, और निरीक्षण पर निर्भर करती है। यदि मान लीजिए किसी संगठन को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस पर प्रभावी नियंत्रण रह सकता है और वह प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो नियंत्रण का क्षेत्र है वह कार्य, स्थान, व्यक्तित्व, समय पर भी निर्भर करता है। ये अपना आंसर पूर्ण हुआ और इसमें चाहें तो वह 2 में से 2 नंबर दे सकते हैं आपको। इस तरह से आंसर्स लिखने हैं हमें और उसमें आपको बढ़िया और शानदार मार्क्स मिलने की पूर्ण संभावना रहती है यदि जो जांचने वाला है उसकी मानसिकता सही हुई तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चौथा। अगला सवाल है वह है निष्पक्षता। निष्पक्षता को परिभाषित करें तथा इसके आधारभूत तत्व क्या है उनके बारे में बताइए। अब निष्पक्षता को मैं एक उदाहरण समझाऊं कि ये मान लीजिए एक लाइन है, कुछ इधर गलत है ना, या इधर सही है या दोनों तरफ सही है, इधर भी सही है और इधर भी सही है ना। अब आपको निर्णय लेना है कि आपका निर्णय क्या होना चाहिए और आप किस तरफ हैं, तब तो वो हो जाएगा पक्षपात। लेकिन इसी लकीर पे रहकर बिना किसी पूर्वाग्रह, आपके माइंड में कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि मैं इसके सामने हूं या मैं इसके सामने हूं, मैं इसके साथ में हूं, ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसके बाद में तटस्थ रहकर ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आप निर्णय करते हैं, उससे हम निष्पक्षता कह सकते हैं, निष्पक्ष कह सकते हैं। उस प्रशासक को हम निष्पक्ष कह सकते हैं कि वह किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, यहाँ तक कि अपने पूर्वाग्रहों को भी वह छोड़ रहा है। न धन का लालच है, न जाति का, न पाति का, किसी भी चीज का नहीं है। तो यह तो बात हुई हमें समझने की। दूसरा है इसके आधारभूत तत्व क्या है, मतलब ये किस पर आधारित है। तो जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण, कई सारी चीजें हैं, वह हम आगे देखेंगे। अब इसमें आंसर क्या लिखा गया है ये देखते हैं। अब इसमें आंसर ये देखिए, आधा यहां दिया है, यानी 2 भाग थे, एक तो इसको परिभाषित करना था, दूसरा इसके आधारभूत तत्व क्या है ये था। मतलब 1 नंबर का ये था, 1 नंबर का यह था। सरल थे नंबर लेने लेकिन नहीं लिख पाए। किसी भी कार्य को बिना किसी व्यक्तिक पूर्वाग्रह के पूर्ण वस्तुनिष्ठता से करना निष्पक्षता है। ठीक है, 1 पॉइंट लिखा है कि व्यक्तिक पूर्वाग्रह, इसके बिना रहते हुए हम कोई निर्णय करते हैं, वह निष्पक्षता है। ठीक, दूसरा आधारभूत तत्व के जो तत्व है इसके निष्पक्षता का, वह तटस्थ और वस्तुनिष्ठता, इसमें भी आधा नंबर दिया गया है। मतलब पूर्ण यह भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नंबर देना नहीं चाह रहा था, हमने पूर्ण लिखा ही नहीं है। अगले कैंडिडेट ने क्या लिखा है, निष्पक्षता को, हाँ ठीक है, लोक सेवक द्वारा किसी परिस्थिति में वह लिया गया निर्णय जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, दृष्टिकोणों, विचारधाराओं, मूल्यों से प्रभावित न हो। अब इसमें 1 नंबर दे दिया, एकदम परफेक्ट आंसर लिखा हुआ था। किस भाग का, इस भाग का ही था। इसके आधारभूत तत्व क्या है, वह ये बंदा लिखना भूल गया है। इसलिए देखिए इसमें कितनी चीजें आ गई है ना। इसमें वह लिया गया निर्णय है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, दृष्टिकोणों, विचारधाराओं और मूल्यों से प्रभावित न हो, वह केवल वस्तुनिष्ठ हो और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी पर आधारित हो। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होगा हम देखते हैं। अब देखिए
ऐसा मूल्य जो बिना किसी पूर्वाग्रह के वस्तुनिष्ठ आधार पर तार्किक रूप से चलने के लिए प्रेरित करें तथा किसी भी पक्ष की ओर झुकाव न रखें, इसे कहते हैं निष्पक्षता। अब इसमें आधारभूत तत्व कई सारे हैं, वह हम देख सकते हैं। सटीकता, तार्किकता, संदर्भ, संतुलन तथा समानता, पूर्वाग्रहहीनता, सत्यता, पारदर्शिता, न्यूट्रलिटी, सत्यनिष्ठा एवं स्वजागरूकता। इसमें से आप कोई भी 2 या 3 जो तत्व है वह लिख सकते हैं, क्योंकि आधारभूत तत्व इसके 1 2 या इतना फिक्स तो नहीं है, लेकिन इनमें से आप कोई भी 3 4 जो तत्व है वो लिख सकते हैं। तो इसमें यदि इस तरह से आंसर लिखा होता तो हमें 2 नंबर मिल सकते थे और इसकी संभावना थी। आगे चलते हैं 5वां सवाल अपना। अब ये सवाल है, आपका मत पूछा गया है, ओपिनियन पूछी गई है आपको। ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट किसी बुक से उठाकर लिख सकते हो, आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन वह इस संदर्भ में होना चाहिए। क्या है, आपके मत में लोक प्रशासन के मुख्य नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए? किसके? लोक प्रशासक के। शायद यही है, हाँ, लोक प्रशासन में मुख्य नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप कई सारे मूल्य पढ़े हैं, आपने नीति शास्त्र में पढ़े हैं, इसमें भी पढ़े हैं, लोक प्रशासन में भी, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, और हम निष्पक्षता भी पढ़ के ही आए हैं। तो इस तरह के आप कौन से चाहते हैं कि ये मुख्य नैतिक मूल्य होने चाहिए। अब ऐसा नहीं पूछ रहा है कि वास्तव में क्या है, आपसे पूछ रहा है कि आपके अनुसार क्या होने चाहिए। आप उसमें स्वतंत्र हैं कि ये मेरी तरफ से ऐसे मूल्य होने चाहिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कहीं से और उठा के डाल रहे हैं, है ना। जैसे सत्यनिष्ठा सबसे बड़ा मूल्य है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, है ना। लोक प्रशासक ईमानदार होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा ना, है ना। फिर जैसे मैंने लिख दिया कि समयबद्धता, है ना, वह पंक्चुअल हो, ऐसा नहीं कि सुबह 11 बजे ऑफिस आ रहा है ना। यह भी लोक प्रशासक का मेरी नज़र में मैं मानता हूँ, तो वह भी सही कर सकता है कि इसमें ओपिनियन मांग गई है और इसमें जो मुख्य थे उनमें से इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखने थे कि निष्पक्षता, तटस्थता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि। ठीक है, नैतिक सिद्धांतों को मानने वाला, संवेदनशीलता, इस तरह के मूल्य हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए कि पूर्व कैंडिडेट्स के द्वारा किस तरह से आंसर लिखे गए हैं। हाँ, 6 चरित्रता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करुणा, संविधान और आचार संहिता के प्रति प्रतिबद्धता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता। वास्तव में आंसर सही लिखा हुआ है। अब क्यों आधे आधे नंबर दिए गए हैं, यह आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं जिसमें हमें पूर्ण नंबर नहीं मिले, लेकिन आंसर काफी हद तक उसकी ओपिनियन में, इस कैंडिडेट की ओपिनियन में सही है। ठीक है, अगला, इसमें 1 नंबर दिया गया है कि लोक प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह, पारदर्शी, सहयोगात्मक होना चाहिए, जिससे जनता प्रशासन का लाभ प्राप्त हो सके, जिससे जनता को प्रशासन का, इसमें भी 1 नंबर दिया गया है। अब देखते हैं मॉडल आंसर में क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है ना, वह भी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, न कि हमें सीधा लिखना था इसमें, सॉरी, हमें सीधा लिखना था ऐसे कि निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जवाबदेहिता, निष्कपटता, निष्पक्षता, पहलपन, नेतृत्व। इनमें से मतलब आप कोई से भी लिख सकते हैं, सत्यनिष्ठा भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको अच्छा लगे। तो अगला सवाल देखते हैं और अपना लास्ट सवाल है, सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या है। ये आप भी सोचिए, कभी फील किया होगा, क्यों हैं ये कारण पूछे गए हैं। जैसे कुछ ऐसे कारण हैं कि एक तो लोक कल्याणकारी जो राज्य है उस अवधारणा का विस्तार हो रहा है, जिससे कई सारी विकास योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां इम्प्लीमेंटेड की जा रही है, उसमें
कई वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, काफ़ी शक्तियां अधिकारियों को दी गई है, तो वहाँ भी ये समस्या होती है कि उनका मन इसमें लग जाता है कि इनमें से कुछ हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। दूसरा, भौतिकवाद फैल रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति है ना, और अधिकारियों द्वारा यह माना जाता है कि हमारा जो अभी पेमेंट है वह भी कम है। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तो मुख्य कारण क्या है वह हम पता करते हैं और कैंडिडेट्स ने क्या लिखे हैं। पहला है भौतिकवाद का प्रसार। वेरी गुड, इसमें आधा नंबर दिया गया है, मतलब 4 पॉइंट लिखे होते हैं, 2 नंबर पूर्ण मिल जाते हैं। कार्य क्षेत्र का फैलाव, कार्य क्षेत्र बढ़ गया, आधा नंबर इसमें भी। आर्थिक असमानता, इसमें नहीं दिया है। औद्योगिकीकरण का बढ़ना और नियंत्रण तंत्रों का कम होना, की एजेंसीज है वह सही नहीं है, तो इसमें इसे 1.5 नंबर दिया गया है। अब आप मान सकते हैं कि यदि आपने आंसर सही लिखा है तो आपको उत्तर का पूरा जो लाभ है वह मिलेगा। इसलिए इस संकोच में नहीं रहे हैं कि क्या पता हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और इतनी सारी कीवर्ड्स भी लिख रहे हैं फिर भी नंबर नहीं दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नंबर मिलेंगे, बेशक मिलेंगे। ठीक है, अगले कैंडिडेट ने क्या लिखा है, इसमें 1 नंबर दिया गया है कि भ्रष्टाचार के कारण प्रबल कानून व्यवस्था का न होना। मतलब ये ठीक है, लेकिन गौण कारणों में, क्योंकि इसमें अब होता ये है कि हमें मुख्य कारण और कुछ गौण कारण होते हैं, उनको बाद में लिखना होता है, मुख्य कारणों को पहले लिखना होता है। तो जैसे ये पहले ही लिख दिया गया, धन लिप्सा, भाई भतीजावाद तथा लाल फीताशाही और जनता का असाक्षर और गरीब होना। कारण ठीक है, लेकिन कारण कौन से लिखे गए हैं, जो गौण कारण है वो लिखे गए हैं, मुख्य कारण नहीं लिखे गए हैं अभी तक। जैसे उसमें आंसर में हमने देखा था आर्थिक असमानता, भौतिकवाद का प्रचार। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्या क्या कारण है। मॉडल आंसर में हम देखते हैं। पहला है नैतिक मूल्यों में ह्रास हो गया। हमें नैतिकता है ही नहीं, कोई इथिकल कोड्स नहीं मान रहे हैं, है ना। कोई लेना देना नहीं है कि हमारे मूल्य क्या होने चाहिए, आदर्श क्या होने चाहिए, हमें धन बटोरना है या फिर हमें अपनों को सर्विस देनी है, इस तरह से। तो क्या हो गया, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया। दूसरा, नियंत्रण प्रणाली का दुर्बल होना, प्रशासन का विस्तार हो गया, लाल फीताशाही, वेतन में असमानता, कुछ जैसे निम्न अधिकारी हैं, निम्न स्तर के, उनको कम वेतन दिया जाता है, जबकि उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों को अधिक पैसा दिया जाता है। तो ये जो वेतन असमानता है, इस कारण भी ऐसा होता है। लाल फीताशाही, धनवान बनने की लालसा रहती है ना। फिर जन जागरूकता की कमी है, नौकरशाहों का विलासी जीवन है। तो ये हमने 2 मार्क्स के जो सवाल हैं इनको हल करने की कोशिश की और यह भी देखा कि जो कैंडिडेट्स ने आंसर लिखा था वह पूर्ण था या नहीं था, उसमें कितने नंबर दिए गए। अब आपको खुद को रियलाइज होगा कि वास्तव में यदि आंसर सही लिखे हुए हैं तो उसमें आंसर में हमें मार्क्स है वो मिलते हैं, और यदि सही नहीं लिखे हुए हैं या फिर आधे अधूरे लिखे हुए हैं तो उसी अनुपात में हमें मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से अब अगली क्लासों में हम 5 नंबर के जो सवाल हैं उनको देखेंगे, फिर 10 नंबर के जो सवाल हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम जैसे 2013 का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम 2016 पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम 2018 पे डिस्कशन करेंगे और 2021 के जो पेपर हुए थे उसमें डिस्कशन करेंगे कि कैसे सवाल पूछे गए और उनका आंसर क्या होना चाहिए था। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे आप देखिए, अपने आंसर लिखिए और उनका स्व मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिए। और अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं अगले सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यह भी बात मत भूलना कि आपको अपना फीडबैक है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हमें भेजना, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। और जैसा कि विपणन का एक तरीका होता है कि आप उपभोक्ताओं के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार सेवाएं दीजिए और उन सेवाओं के वे संतुष्ट है या नहीं है उनसे फीडबैक भी लीजिए। तो हम भी ये चाहते हैं। तो आप अपनी जो फीडबैक है
बहुमूल्य फीडबैक वो हमें दें। थैंक यू वेरी मच।